नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क अपनी भूमिका निभाता है। उसके पश्चात हमने देखा कि पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए किस प्रकार विभिन्न पादप हार्मोन अपनी भूमिका निभाते हैं। आज हम जंतुओं में हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं या फिर यह जानते हैं कि हार्मोन क्या है। हार्मोन की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। हार्मोन या ग्रंथि रस या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं या ग्रंथियों के द्वारा। तो कोशिका के बारे में हम लोग पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि ग्रंथि जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रंथि क्या है या फिर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ग्रंथि की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों व प्रोटीन का स्राव व संश्लेषण करती है। मतलब ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का रसायन निकलता है जो कि शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों में मदद करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। जहाँ से वह रसायन स्रावित होता है उसको ग्रंथि बोलते हैं, और जो रसायन स्रावित होता है जो हमारे शरीर की क्रियाविधि को नियंत्रण करने में सहायता करता है उसे हम लोग हार्मोन बोलते हैं। तो ग्रंथि है ऑर्गन है, मतलब वह उसका भाग है, कोशिका का संरचना है बना हुआ, जिससे कि एक विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है जिसे कि हम हार्मोन कहते हैं। तो अब हम जानते हैं ग्रंथियों या फिर ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां हैं जिनमें बना स्राव या रसायन सीधा रक्त में प्रवाहित होता है या फिर सीधा रक्त में मिल जाता है, और उसके विपरीत बहिस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां हैं जिनमें बना स्राव या रसायन वाहिनी द्वारा बाहर आता है, एक विशेष मार्ग के द्वारा वह उस ग्रंथि से बाहर आता है। और कुछ ऐसी भी ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी, मतलब एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती हैं। तो अब हम देखते हैं मानव में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, मानव में कितनी ग्रंथियां हैं, उसका कहाँ कहाँ अवस्थित हैं उसको दर्शाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं मस्तिष्क में सबसे ऊपरी भाग में क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट बगल में या उसके पीछे हम लोग कह सकते हैं कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। उसी के इन दोनों के बाद हमारे शरीर में जो वह भी उसका भी स्थान कहाँ पे है? मस्तिष्क में ही अवस्थित है। यह कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। तो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क में तीन प्रकार की ग्रंथियां अवस्थित हैं, जिसमें पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पीनियल और तीसरा है पीयूष ग्रंथि। उसके पश्चात जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस चित्र में हम देखते हैं कि हमारे गर्दन के पास भी दो ग्रंथियाँ हैं। वह कौन सी ग्रंथि हैं? आउटू ग्रंथि तथा परावटू ग्रंथि। उसके नीचे थोड़ा आने पर हम देखते हैं कि ग्रंथि है, वह कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में दो किडनी होती हैं। किडनी के ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर देखिए एक उभरी हुई संरचना दिख रही है, वह भी एक ग्रंथि है जिसका क्या नाम है? अधिवृक्क ग्रंथि। और किडनी से एक संरचना उभरी हुई बाहर निकली हुई सी प्रतीत हो रही है, यह कौन सी ग्रंथि है? यह है अग्न्याशय ग्रंथि, या फिर जिसको हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या, ये जो है ये क्या है? मानव जनन, नर का जनन तंत्र है, जिसका है जनन अंग है वो है जिसको हम लोग ब्रेसिन बोलते हैं या फिर इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। इस चित्र में हम यह चित्र मानव या फिर नर मानव के लिए बनाए हैं, नर के लिए हम लोगों ने बनाया है। अगर इसी को हम लोग मादा के लिए बनाएंगे तो ऊपर के तो सभी भाग जैसा है वैसे ही रहेंगे। इस भाग के बदले, इस संरचना के बदले हम लोग एक और दूसरी संरचना बनाएंगे जो कुछ इस प्रकार से रहेगी, जिसको कि अंडाशय या फिर इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। आप अपने पुस्तक में चित्र 7.7 की सहायता से इस चित्र को और इसके बगल में वहाँ पे दो अलग अलग चित्र के माध्यम से समझाया गया है, उन दोनों चित्रों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह से बना लेंगे तथा उसके सभी भागों को अच्छी तरह से नामांकित करेंगे। एक बार हम फिर से दोहराते हैं कि मानव में उपस्थित
विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ कौन सी हैं? पहला है हाइपोथैलेमस, उसके बाद है पीनियल ग्रंथि, उसके बाद है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ग्रंथि को ग्लैंड बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि का अंग्रेजी नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद अवटी ग्रंथि है, अवटी ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। परावटु ग्रंथि को पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। थाइमस ग्रंथि को थाइमस ही बोलते हैं, इसलिए इसका कोई अंग्रेजी नाम बगल में नहीं दिया हुआ, ये थाइमस ग्लैंड ही है। किडनी के ऊपर जो दो संरचना उभरी हुई है, दोनों किडनियों के ऊपर उभरी हुई संरचना प्रतीत हो रही है, जिसे हमने अधिवृक्क ग्रंथि कहा, उसका इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद अग्नाशय है, वह भी किडनी से ही निकला हुआ प्रतीत हो रहा है। अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं और वृषण को टेस्टिस बोलते हैं, तथा मादा में जो होता है उसको हम लोग ओवरी या फिर अंडाशय बोलते हैं। तो आप लोग का आज का कार्य है कि चित्र 7.7 को देखते हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम अध्याय 7 के अंतर्गत समन्वय तथा नियंत्रण तथा समन्वय पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोग के पास अगर पुस्तक नहीं है तो सभी को PDF के द्वारा लिंक भी भेजा गया है पुस्तक का, उसमें आप लोग अपने फ़ोन के माध्यम से उसको खोल करके चित्र देख सकते हैं। अध्याय 7 में चित्र संख्या 7.7, उसकी सहायता से आप लोग दोनों चित्रों को बनाएंगे, नर के लिए अलग और मादा के लिए अलग चित्र बनाएंगे और अच्छे से उसको नामांकन करेंगे। इसके आगे कल देखेंगे कि इस विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं तथा उसका मानव शरीर के नियंत्रण और समन्वय में क्या योगदान है, यह हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।